स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा स्पीड ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हिसाब में समझिए, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आप नोटिस करते हो कि लाइट स्पीड करके कभी नहीं लिखा जाता, वो सिर्फ सी लिखा जाता है। कारण क्या है? कारण है कि उसे हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं, इसीलिए इक्वल टू MC स्क्वायर में वो सी के जगह पे जैसे लाइट स्पीड नहीं लिखा गया, सिर्फ सी लिखा गया, कांस्टेंट के तौर पे उसे करते हैं। ऐसा क्यों? कारण यह है कि हमारा पूरा भी जो ब्रह्मांड है, जितना हमारी अभी की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ लॉ है, यानी कि छेड़खानी आप इससे नहीं कर सकते। ये है इंसान का बनाया हुआ नहीं है, इंसान का खोजा हुआ है। और ये जितने भी टेस्टिंग कर रहे हैं और वो एक्यूरेटली प्रूफ हो जा रहा है। हाँ, बस एक्यूरेसी और बढ़ते जा रही है, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि अच्छा पहले जो जानते तो गलत था। ये काफ़ी लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है। साइंस में जो डेवलपमेंट होता है वो कभी पिछले वाले को इनवैलिडेट नहीं करता, अगर पिछला वाला प्रॉपरली टेस्टेड था, बस उसका रेजोल्यूशन बढ़ा देता है। जैसे कि न्यूटोनियन मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके आप काफ़ी चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत लंबा नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बहुत लंबा प्रिडिक्ट करने का वो जनरल रिलेटिविटी को स्टडी करना पड़ेगा, तब आप लंबा प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो बस ऐसा समझिए कि आपका जो पुराना साइंटिफिक थ्योरी था वो 2 मेगापिक्सल का था, नया वाला 20 मेगापिक्सल है, गलत फोटो नहीं दे रहा था। तो वैसे समझिए, तो लाइट स्पीड एक वैसा चीज़ है जिसे हम लोग कांस्टेंट मान चुके हैं, और बहुत पहले से ही फिजिक्स में लोगों को लगा कि नहीं, ये वो चीज़ जो है ये थोड़ा कांस्टेंट टाइप मटेरियल है। और इससे बहुत सारे और चीज़ फिजिक्स के बंधे हुए हैं, जैसे कि कितना स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कितना स्पीड से प्रोपोगेशन होगा डेटा का इस यूनिवर्स में, कितना एनर्जी निकलेगा E = mc² में। वो हर चीज़ वही मतलब समझिए बांध के रखा हुआ है, एक यूनिवर्सल डेटा पॉइंट है, इसीलिए सी लिखा जाता है और इसको अनचेंजिंग मान के चलते हैं। और ये समझ लिए कि साइंस फिक्शन में सबसे बड़ा बात क्या दिखा जाता है कि आप इससे ज़्यादा तेज चल सकते हैं, क्योंकि लॉ में ये है कि लाइट स्पीड से आगे कुछ नहीं जा सकता। मतलब नहीं तो मतलब नहीं। तिगड़म उगड़म लगा के कागज पेपर में कुछ करके करना अलग बात होता है, बट रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में लाइट स्पीड के आगे नहीं जा सकते, कुछ भी करके नहीं जा सकते। और उसी के बेसिस पे पूरी दुनिया चलती है, उसी के बेसिस पे तो आपका रेडार चलता है, बहुत सारा चीज़ चलता है उसी के बेसिस पे। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जस्टिफाई कर चुके हैं, वेरीफाई भी कर लिए हैं, और जितनी बार टेस्टिंग मारते हैं हर बार डेटा कन्फर्म आ जाता है। तो इसका एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है बात है कि लाइट स्पीड से बताते हैं हम लोग मीटर कितना होता है। जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज़ का वजन या उसकी लंबाई, मतलब उसका कोई भी डायमेंशन जो होता है, चाहे कि वो कितनी इंटेंसिटी है, कितना वोल्टेज है, या जो सब है, वो सब डिफाइन किया जाता है SI बेस यूनिट से, यानी कि यही सब यूनिट को लेके पूरा दुनिया में हर चीज़ होता है। तो कैसे ये सब कैसे डिफाइन करते हैं? तो हर को कोशिश की जाती है, जैसे शुरू शुरू में मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में कोशिश किया गया था कि एक अलग ढंग से यूनिट बनाए। तो जैसे किलोग्राम के लिए एक यूनिट लिया गया कि वो मतलब समझिए 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का आप क्यूब लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, वो होगा आपका किलोग्राम। मतलब समझिए 1 लीटर पानी आपका 1 किलोग्राम के आसपास होगा। फिर होगा कि यार पानी उतना सॉलिड चीज़ है नहीं, मतलब भरोसेमंद नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस में आपको नापना पड़ेगा, तो उस पर भरोसा नहीं कर पाया। फिर उसका मेटल ये बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया जो एकदम प्रिसाइसली इसको मेजर किया गया, उसे कह दिया गया ग्रांड के, यानी कि यही है, यही 1 किलो है। तो ऐसे करके पहले चलता था, सब चीज़ नापा जाता। तो मीटर क्या होता था? एक रॉड होता था जिसका लंबाई है मीटर, और हर देश को उसका एक कॉपी एग्जैक्टली उससे एकदम प्रिसाइसली नाप के उसकी कॉपी दी जाती थी, हर देश को दिया जाता था। और फिर हर देश में जितने भी और इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, औजार बनेंगे, जैसे कि बटखरा बनाने के लिए जो वजन किया जाता है, वो उससे नाप के दिया जाता था। तो ये आज भी होता है, बस अंतर यह है कि अब ये सब फिजिकल चीज़ को हटा के सबको नेचर के कांस्टेंट में डाल दिया जा रहा है। कारण यह है कि इससे इंसान का तिगड़म हट जाता है। तिगड़म हटने से ये होता है कि जो भी चीज़ अच्छे से डिफाइन है उसका इस्तेमाल करके आप दूसरा चीज़ को डिफाइन कर लो। तो लाइट स्पीड बहुत अच्छे से डिफाइन है। आप कभी लाइट स्पीड में नोटिस कीजिए कि हम लोग कभी भी उसमें हौच पौच नहीं है, लाइट स्पीड में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता। कभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि लाइट स्पीड को कभी भी कोई .356 कभी कुछ नहीं आता। कारण क्या है? कारण यही कि इसी को, लाइट स्पीड को ही हम लोगों ने मीटर में बदल दिया है। यानी कि 1 मीटर का मतलब 1 मीटर की लंबाई अगर आप लेना चाहते हो, तो इसका मतलब है लाइट 1 सेकंड के डिवाइड कीजिए, उसको 1 सेकंड पकड़िए, उसको डिवाइड कीजिए 2,99,792 ऐसे करें, 458 सेकंड हिस्सा, मतलब 1 सेकंड को उतने हिस्सों में बांटिए, तो 1 सेकंड के अंदर जितना ट्रेवल किया उसी के बेसिस में हम लोग उसे मीटर कहेंगे। कि मतलब अगर लाइट का एक फोटोन यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसे हम, और टाइम आप नाप रहे अच्छा से, तो इसे हम लोग कह लेंगे कि ये 1 मीटर है। अब आप बोलोगे ठीक है, ये हमने लाइट के बेसिस पे कर दिया कि ये 1 मीटर है, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि भैया सेकंड आप कैसे बता सकते हो उतना एक्यूरेटली? तो सेकंड करने के लिए हम लोग एटॉमिक क्लॉक इस्तेमाल करते हैं, इसमें
सीजियम है। और यही समझिए एसआई यूनिट जो है इसमें सब में यही किया जा रहा है। एम्पेयर में मतलब हर चीज़ में कोशिश ये की जा रही है कि इंसान को हटा दो। और इसका ये फायदा होगा कि आप कभी एलियन से मान लीजिए बात करना पड़े और एलियन आपसे पूछ रहा है कि आप लोग का मेजरमेंट यूनिट क्या है, आप बोलोगे मेरा 1 सेकंड है, मेरा समझिए 1 मीटर है, तो वो कैसे समझाएंगे? आप सीधा बोलिए कि भैया आप सीजियम का ये एटम लीजिए, इस एटम को इस एनर्जी पे एक्साइट कीजिए, तो उससे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी निकलेगी मतलब 9 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास का फ्रीक्वेंसी निकलता है वो आपका टिक होगा। वो जब इतना फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे तो उसे आप 1 सेकंड मानिएगा। अब उसमें अगर आप बहुत एक्यूरेटली नाप सकते हो, डायरेक्ट आप एक फोटो मतलब एक समझिए ट्रिगर इंस्ट्रूमेंट बनाइए जो आपका लाइट लॉन्च करता है और फिर दूसरा ट्रिगर इंस्ट्रूमेंट जो स्टॉप करता है, और आपको दूरी पता चल जाएगी। दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ है, दोनों में कोई छेड़खानी नहीं कर सकती। इसे मान लीजिए कि जो लैब्स हैं आज है युद्ध के कारण या स्टुपिडिटी के कारण तबाह हो जाते हैं, फिर से बनाया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड्स हम लोग का इसीलिए लॉक हो चुका है। अब सारे जितने ऐसा यूनिट है ये सब पूरी तौर से साइंटिफिक मेजरमेंट पे है, ना कि कोई सामान पे। सबसे देरी से बदला गया था ये आपका किलोग्राम। किलोग्राम बहुत टाइम तक वो द बिग के पे था, लेकिन अब उसको भी बदल दिया गया है। तो हिसाब वही समझिए, ये बेस यूनिट है, इसीलिए लाइट स्पीड इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारी 1 मीटर होता क्या है लाइट स्पीड के बेसिस पे बता सकते हैं आप। तो यहाँ पे बात करते हैं लाइट स्पीड का। कोशिश सब लोगों ने किया, बहुत लोगों ने कोशिश किया, गैलीलियो को भी काफ़ी कोशिश किया, लेकिन हिसाब ये आया कि मतलब वो जितना सोच पा रहे थे उस स्पीड से लाइट स्पीड उससे ज़्यादा तेज़ था। मतलब उनका एक असम्पशन था कि लाइट साउंड से कहीं 20 गुना या 30 गुना तेज़ है, जो कि बहुत बुरी तरह से आप ऑफसेट है, यानी कि नंबर में कुछ जीरो मिसिंग है। तो मतलब ट्राइज काफ़ी लोगों ने किया लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ पे ओले रोमर के बारे में बात होता है, ये है। और ये 1676 में, यानी कि बहुत पहले की बात हो रही है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारा सन है, हमारा ये अर्थ का ऑर्बिट है, और ये हम जुपिटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जुपिटर में आईओ का मून है, उसकी इक्लिप्स बहुत ईजिली दिख जाती है। तो इक्लिप्स पे वो थोड़ा ध्यान देता है। अब इक्लिप्स का टाइम होता है, अब ये टाइम तो चेंज नहीं होना क्योंकि उसका ऑर्बिट नहीं चेंज हो रहा है, वो टाइम है, ठीक है। अब ये नोटिस कर रहे थे तो इसमें उनको दिखा कि मतलब जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो रहा है। अब ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, हो सकता है आप गलत नाप रहे हो, आपका घड़ी फिसल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है, लेकिन इन्होंने बहुत टाइम तक इसका मेजरमेंट किया और इसमें तिगड़म इनको ये दिखा कि धरती कहाँ पे है अपने ऑर्बिट में, उसके बेसिस पे इस पर फर्क पड़ रहा था। तब इनको समझ में आया कि यहाँ पे एक पैटर्न है, ना कि मेरा इक्विपमेंट खराब है, पैटर्न है। और ये पैटर्न देख के इन्होंने नोटिस किया कि एल के जी एफ ऐसे करके मान लीजिए ये इन्होंने ऑर्बिट के सेक्शंस को लिया। इनका सीधा हिसाब था कि एफ पे अलग ड्यूरेशन आएगा, जी पे अलग आएगा, एल पे अलग आएगा, के पे अलग आएगा। मतलब आप जुपिटर के नज़दीक रहेंगे तो ड्यूरेशन छोटा होगा, दूर जाएंगे ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। और ये काफ़ी लोगों ने रिपीट किया और तब ये कंफर्म हो गया कि लाइट स्पीड में एक लिमिटेशन है, यानी लाइट का स्पीड। इससे पहले तक काफ़ी लोगों ने कोशिश किया था लाइट नापने का, तो सबका हिसाब ये आ रहा था कि लाइट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, यानी कि इतना तेज है कि उसको मतलब इन्फिनिट मान के चल रहे थे। लेकिन ये पहली बार था कि एकदम इम्पेरिकली नहीं, मतलब रियल वर्ल्ड में रियल डेटा के साथ प्रूफ किया गया 1676 में कि लाइट में लिमिट है, स्पीड है। और इन्होंने काफ़ी हद तक एक्यूरेटली समझिए कैलकुलेट कर लिया। प्रॉब्लम ये था कि अर्थ का ऑर्बिट का मैथमेटिक्स उतना कंफर्म नहीं था, तो इनका रिजल्ट काफ़ी स्लॉपी आया। मतलब कोशिश किया गया लेकिन इनका हिसाब आ रहा था 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इतना हौच-पौच क्यों था? कारण वही था कि धरती का ऑर्बिट जो है, ये लोग इनका गेस एकदम सही था कि लाइट स्पीड है, और रिपीट करने लगा एक्सपेरिमेंट, ये सारा चीज़ मैच कर रहा था। बस बात था कि धरती का ऑर्बिट का एक्यूरेसी ही उतना उस टाइम तक, मतलब ये आप बात कर रहे हो 1676 की, उतना प्रिसाइसली नहीं पता था, तो इसलिए लुच-पुच हो गया। तो ये लेकिन प्रूफ करती है कि नहीं, लाइट स्पीड में काफ़ी लोग नहीं मतलब एक्सेप्ट किया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। बात है कि साइंटिफिक था, दूसरे लोग भी उसको रिक्रिएट कर सकते हो, और ये इंसान के पहुंच के बाहर कीजिए। मतलब आप टेलीस्कोप लीजिए और साल में टाइम देखिए और जुपिटर देखिए, इंसान जुपिटर को तो छेड़ नहीं रहा है ना। तो ये एकदम कन्फर्म हो गया कि लाइट में स्पीड है। कितना वो रिफाइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन है स्पीड, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हिप्पोक्रेटिस फ्यूज़र, सॉरी इसका नाम मैं नहीं ठीक से पढ़ पाता हूँ, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका ये था कि ये 1849 में टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरमेंट की, यानी कि अभी तक जितने भी, इससे पहले एक दो और लोगों ने भी कोशिश किया, और 16 मतलब समझिए 1700s में काफ़ी लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट लेके और रिफाइन तक करने पे आ गए थे। लेकिन बात ये था सारा चीज़ जो हो रहा था वो सब स्पेस में हो रहा था, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे हो रहा था। तो सब लोगों को था कि क्या वो वही स्पीड यहाँ धरती में लागू होता है? कैसे आप जानोगे? आप जितना भी चीज़ जान रहे हो वो सब अंतरिक्ष में है, आप कैसे गारंटी कर सकते हो कि वही स्पीड यहाँ पे भी है? तो ये जनाब ये जो है, इन्होंने 1849 में पहला
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट सक्सेसफुली कर लिया। इनका हिसाब था, इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा यूनिक था। इनका बात था कि गैलीलियो कोशिश कर रहा था कि हम लाइट लैंप ऑन ऑफ करेंगे और उधर जो मेरा असिस्टेंट है वो भी ऑन ऑफ करेगा। दोनों के मतलब मैं उसको सिखाऊंगा कि एकदम सिंक में ऑन ऑफ करके जैसे ही दिखे तुरंत खोल दो। दोनों ने खूब ट्रेनिंग किया कि था हम जैसे खोलें तुम वैसे खोलो। टाइमिंग बहुत अच्छा हो गया। प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही वो मतलब 4-5 किलोमीटर की दूरी पे गए, ये खोल रहे वो भी खोल ले रहा था। मतलब टाइमिंग इतना टाइट मैच कर रहा था कि नहीं पकड़ पा रहे थे। और बात है दूरी बहुत कम था, तो इनको समझ में आया कि पहले भाई ये दूरी बढ़ाओ। तो दूरी ये बढ़ा के 8.663 किलोमीटर तक कर दिया। दूरी बढ़ा दी, ये 2 जगह पे लिए थे, दूरी बढ़ा। ठीक है, तो दूरी बढ़ाने से टाइम लगेगा लाइट को आने जाने में, पहला। दूसरे तरफ इंसान को ना रख के वहाँ पे मिरर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मिरर रख दिया। तो ये 2 चीज़ उन्होंने सॉर्ट किया गैलीलियो के प्रॉब्लम। पहला दूरी बहुत कम था, दूरी बढ़ा कर दिया। फिर वहाँ इंसान का इशू है, इंसान को हटा के मिरर रख दिया। अब लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए ये इन्होंने सिंपल किया कि भैया एक लाइट सोर्स लेते हैं, जितना बेस्ट ऑप्टिक्स था अवेलेबल था 1849 में, उस सब ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके लाइट को कॉलोमेट किया। मतलब समझिए एक तौर का रूडिमेंट्री लेजर बनाया उस टाइम में। कोई इतना दूरी ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन और उसके सामने एक व्हील रखा, टूथ व्हील। और टूथ व्हील जो था उसमें दांत था, और दांत की चौड़ाई जो है एग्जैक्टली उतना ही था जितना उसका खाला। मतलब अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 50% ऑन 50% ऑफ था। तो ये बात समझ रहे हैं, मतलब दांत ऐसा नहीं था कि उसमें ज़्यादा परसेंट टाइम ऑफ रहेगा, कम परसेंट टाइम ऑन रहेगा। एग्जैक्टली 50-50 था। मतलब अगर ऐसे वो घूम रहा है तो आपको लाइट की इंटेंसिटी 50% कम दिखेगी। अब यहाँ पे आरपीएम पे उन्होंने मेहनत किया कि जो स्पीड से वो घूम रहा है आरपीएम पे पूरा स्टिक है। लाइट मारे, लाइट को एक मिरर से डाले, 2 वे मिरर से, यानी लाइट दोनों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आरपीएम जब एकदम सही मैच करा पा रहे तो वो इस जगह पे गई लाइट ब्लॉक होने लगा। कारण था कि आपका व्हील घूम रहा है, व्हील में ऑन ऑफ वाला मतलब समझिए दांत आ रहा है। ठीक है, बढ़िया से हो रहा है। अब लाइट दांत आया, लाइट नहीं जा रहा था, दांत खुला, लाइट चला गया। चलो ठीक है, लाइट चला गया। अब लेकिन जब वो रिटर्न आ रहा है तो दूसरा दांत से भिड़ रहा है कि नहीं, तो वो दूसरा दांत से अगर भिड़ जा रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि आरपीएम पे एक असर पड़ रहा है। तो अगर आप आरपीएम ज़्यादा करते हो लाइट आने लगता है, कम करते हो तो लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एकदम प्रिसाइज आरपीएम पे आप ऐसा कर लो कि लाइट वापस आना बंद हो जाता है। ये प्रिसाइज आरपीएम निकाला, मतलब थोड़ा सा भी आरपीएम ज़्यादा होगा लाइट फिर से आने लगेगा, थोड़ा सा भी आरपीएम कम होगा लाइट फिर से आने लगेगा। लेकिन इसको अगर दोनों के बीच का मैथमेटिक्सली आप ड्रॉ करते जाओगे तो एग्जैक्ट आरपीएम आपको पता चल जाएगा। अब जब आरपीएम पता चल जाएगा और आपको दूरी पता है तो आप ऑन ऑफ का टाइमिंग कर रहे हो। ऑन नहीं आ पाया, एग्जैक्टली ये टाइमिंग मैच करा पा रहे थे। मैंने नीचे एक बंदे का दिया जो मॉडर्न टाइम में, मतलब समझिए वो ड्रेमल का इस्तेमाल करके, डिजिटल कैमरा और लेजर का इस्तेमाल करके ये एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट किया। अब उसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। अब 10,000 एनिमेशन भी देख लीजिए, कोई समझ में नहीं आने वाला क्योंकि ये तिगड़म वाला चीज़ है। लेकिन ये बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट था, और ये समझिए 5%, 2 to 5% ऑफ मॉडर्न डेटा तक पहुंचा दिए थे। और ये बात हो रहा है 1849 में, यानी कि अभी के टाइम में अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और आपके पास बेसिक औजार है, कोई फैंसी हुआ नहीं है, बेसिक औजार से आप ये करते हैं, यानी मतलब आरपीएम नापने वाला कोई चीज़ हो, कोई मोटर हो जो एक टूथ व्हील को अच्छा स्पीड पे घुमा सके, आप आराम से 99.9% तक एक्यूरेटली नाप सकते हैं। ये मतलब समझिए ये और एक्यूरेटली नाप ही लेते, लेकिन उनके पास थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स का बेनिफिट था, क्लॉक्स उतने अच्छे थोड़े थे। तो भी ये बहुत बड़ी बात है कि ये एकदम प्रिसाइसली नापने पे आ गया। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी लोगों ने और मेहनत किया। मतलब इनका था टूथ व्हील की जगह पे रोटेटिंग मिरर लगा दिया जाए। बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ लोग दूरी बढ़ाए, कुछ लोग दूरी घटाए, ताकि और प्रिसाइसली नापा जा सके। ये लेकिन समझिए इनको कहा जाता है फर्स्ट टाइम था कि भाई टाइम ऑफ लाइट, लाइट निकला गया वापस आया, हमने नाप लिया। ये बहुत सक्सेसफुल रहा। इसी के कारण हम लोग को लाइट स्पीड का मतलब समझिए यहाँ के बाद से अब बस हो गया कि लाइट स्पीड का रफ आइडिया हो चुका है, अब बस उसको रिफाइन करो, एकदम रिफाइन करो। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइट स्पीड में भविष्य में क्या होना है। तो हिसाब ये समझिए कि यहाँ पे थोड़ा सा एक घोटाला है। आइंस्टाइन जब काम कर रहे थे तो उनका हिसाब आया कि कुछ असम्पशन लेके ही आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस कल को थ्योरी में प्रूफ हो सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका सारा असम्पशन हट चुका है उससे। इसका ये मतलब नहीं होता कि हर एक डेटा पॉइंट कंप्लीट है, उसमें एक डेटा पॉइंट अभी भी खाली है, यानी जिसे कहा जाता है आइंस्टाइन सिंक्रोनाइजेशन कन्वेंशन। यानी कि ये मान के आप चल रहे हो कि जैसे लाइट स्पीड की टेस्टिंग की गई है, उसमें हिसाब है कि जहाँ से आप भेज रहे हो वो उसी स्पीड पे जा रहा है जिस स्पीड से रिटर्न आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप हौच-पौच कर देते हैं, जैसे कि लाइट का जाने का स्पीड मतलब c/2 कर देते हैं, यानी कि आधी स्पीड पे जा रहा है और आने टाइम वो मतलब समझिए मतलब एकदम समझिए क्वांटम इंटेंगलमेंट जैसा हो जा रहा है, एकदम पटाख से वापस आ जा रहा है, तो भी सारा मैथमेटिक्स काम करता है। ये मैथ में थोड़ा सा एक हौच-पौच सिचुएशन है। मतलब हमारा मैथ काम करता है एकदम श्योर है, इसीलिए मैं बता रहा था न्यूटन का मैथमेटिक्स सही था और आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स उसको और रिफाइन किया। लेकिन बात है कि अब इनके मैथमेटिक्स से एक थोड़ा सा मतलब समझिए छेद है कि सिंक्रोनाइजेशन कन्वेंशन है, वो आप मान के चल रहे हो
प्रूफ नहीं किया जा सकता। और अगर आपके दिमाग में आएगा कि वेराटासियम ने भी इस पर काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया, और हिसाब ये है कि जिसके भी दिमाग में आता है सोचा ऐसे करके आप टेस्ट कर सकते हो, लिख के दे सकते हो, 10-20 रिसर्चर उसको कर चुके होंगे, 50-60 रिसर्चर उसको डिबंक कर चुके होंगे, नहीं आप ऐसे नहीं किए हो। तो हिसाब वही समझिए, असम्पशन जो है कि लाइट का स्पीड आने और जाने दोनों में जो सेम रहता है, ये एक तो आपका मतलब समझिए अनटेस्टेबल हो गया है। कारण ये है कि लाइट एक तो इतनी तेज चीज़ है कि दूसरी चीज़ से उसको नापना दिक्कत है, और यहाँ पे आप जनरल रिलेटिविटी के अंदर आ जा रहे हैं। आप मान रहे हो कि मतलब जैसे आप दो घड़ी रखते हो जो इतना प्रिसाइज हो कि लाइट नाप सके, अगर वो घड़ी उतना प्रिसाइज है तो बात है उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे, जो कि धरती घूम रहा है, धरती स्पिन कर रहा है, तो ये सब के कारण अब एग्जैक्टली जिसे कहते हैं स्टैटिक रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो वो सब के कारण हो जाता है कि लाइट स्पीड आप कैसे जान रहे हो, मतलब लाइट स्पीड का है डेटा क्लियर है, एब्सोल्यूट है, लेकिन रिटर्न पाथ का डेटा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे एक असम्पशन है, वो असम्पशन काम करता है तभी हमारा सारा मैथमेटिक्स चल रहा है, लेकिन वो असम्पशन ही है। मतलब समझिए साइंस में अभी भी एक होल है। जैसे कि हम लोगों ने एसआई यूनिट को एक एक करके इंप्रूव करते गए, कि मतलब समझिए किलोग्राम सबसे आखिरी चीज़ था, उसको बदला गया, लेकिन वैसे ही समझिए कि इक्वल टू MC स्क्वायर में सी में एक घोटाला अभी भी मान के चल रहे हैं कि दोनों मतलब लाइट जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड से वापस आता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ फोटॉन्स निकल रहा है ट्यूब लाइट से, मेरे शरीर में हिट करा, मेरे एटम्स में हिट करा, मेरे एटम से निकल के कैमरा सेंसर में जाने का स्पीड अलग हो सकता है वहाँ से यहाँ आने का स्पीड के कंपेयर में, और मैथमेटिक्स तब भी काम करे। ये एक बहुत बड़ा हौच-पच है। अभी काफ़ी लोगों का फोकस उसी पे है। कारण ये है कि हम लोग जैसे जैसे और गहराई में उतर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स में उतर रहे हैं, जनरल रिलेटिविटी को और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, मतलब एकदम डीप लेवल पे जा रहे हैं। वहाँ पे ये सवाल जो है ना, थोड़ा लोगों को लग रहा है कि क्या पता यहीं पे काफ़ी चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं। तो हिसाब वही है कि अभी यही समझ लीजिए कि हमारा सारा डेटा काम करता है, बल्ले बल्ले आम आदमी को कभी लोड लेने की जरूरत नहीं, आम साइंटिस्ट को भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप जीपीएस बना रहे हो तो आपको इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपका जीपीएस काम करेगा, करता ही है। लेकिन यहाँ एक मतलब समझिए हमारा एजुकेशन मतलब जो हमारा करंट अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक कर रहा है कि क्या लाइट दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम स्पीड पे चलता है। अभी तक कोई ऐसा टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं आ पाया है जिससे ये प्रूफ कर सके। और अगर आपके खुद दिमाग में खुजली होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, गुड लक, ट्राई कीजिए। और हो सकता है आप शायद वो हों जो जैसे उस टाइम में काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, काफ़ी फेल हुए, लेकिन कुछ तो सक्सेस हुए, तो आप हो सकते हैं वो सक्सेस पे। लेकिन हिसाब वही समझिए कि मैं कहूँगा कि वाइट पेपर सब पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं, अभी तक एक भी नहीं ऐसा बना कि नहीं ये वन वे लाइट स्पीड टेस्टिंग था। हमेशा लाइट का 2 वे टेस्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि घड़ी को अगर आप दूर रखते हैं तो उस जगह की ग्रेविटी के कारण वो घड़ी अलग स्पीड पे चलेगा। जैसे पहाड़ के ऊपर आपने 2 पहाड़ के ऊपर रखा, दोनों पहाड़ के नीचे का ग्रेविटी आप एक्जैक्टली नहीं नाप सकते, और नापने के लिए आपको लाइट की स्पीड जाननी पड़ती है। तो घूम फिर के ये एक हॉचपॉच सिचुएशन है। तो अभी वही काम किया जा रहा है, आइंस्टाइन सिंक्रोनाइजेशन कन्वेंशन पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं कि लाइट स्पीड कंफर्म हो चुका है, लेकिन वो वन वे है कि 2 वे, उससे आने वाले टाइम में बहुत सारा चीज़ और क्लियर हो सकता है अगर इसको कोई क्रैक कर लेता है तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लाइट स्पीड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार या 3 बार दबाएं। आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।